मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूँ जिसकी एक बीवी है और 2 बेटियां। यही मेरी दुनिया है। सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। हम सब वहीं गए थे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, जिस आईने में हमें समाज की वो सच्चाई दिखती है जिन चीज़ों को नॉर्मली भी हम अपने आसपास देखते हैं लेकिन कभी इनके ऊपर इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन जब समाज के किसी ऐसे ही इंसिडेंट या कहानी के ऊपर फिल्म बनाई जाती है तब हमारा पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है और वाकई में समाज को आईना दिखाती हुई फिल्म हमें अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और इस बात को तो आज बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि फिल्में हमारे दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर छोड़ती हैं। फिर चाहे वो 3 इडियट्स, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में हों, जो फिल्में हमें सामाजिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर करती हैं, या फिर बॉर्डर, नीरजा, केसरी या शेरशाह जैसी फिल्में हों जो कि हमें किसी घटना के बारे में अंदर तक सोचने के लिए उकसाती हैं। और वैसे तो आप ऐसी शायद बहुत सारी फिल्मों के बारे में जानते होंगे जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट या किसी घटना के ऊपर सच्चाई से आधारित होती हैं, जहाँ पर फिल्में समाज में होने वाली सच्ची घटनाओं से प्रेरणा लेती हैं और हमें पर्दे पर उसकी कहानी दिखाती हैं। लेकिन आप शायद ऐसी बहुत ही कम फिल्मों के बारे में जानते होंगे जिन्हें लोगों ने देखने के बाद रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही किया। तो इस वीडियो में हम स्पेशली साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फिल्मों को देखने के बाद कुछ लोगों ने रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उनकी कहां पर गलती हुई कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। तो इस वीडियो में हम एक एक करके फिल्म के इंसिडेंट और रियल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। सन 2014 में आई तेलुगु भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म यबडू शायद आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी। यबडू बेसिकली एक तेलुगु भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है वह कौन है या उसकी पहचान क्या है। फिल्म यबडू में हमें रामचरण और श्रुति हसन के अलावा अल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। फिल्म की एक बेसिक कहानी ऐसी थी जहां पर अल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गुंडे मिलकर काजल अग्रवाल को मार देते हैं और अल्लू अर्जुन को एक बस के अंदर डालकर उस बस को जला देते हैं, जहां पर गुंडों को लगता है कि अल्लू अर्जुन शायद इस घटना में होंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन का फेस वहां पर बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन इस घटना में अल्लू अर्जुन की जान बच जाती है और बाद में अल्लू अर्जुन के इस जले हुए फेस को एक सर्जन रामचरण के फेस से रिप्लेस कर देती है और उसको एक नई जिंदगी देती है। तो पहले तो रामचरण उन गुंडों से काजल अग्रवाल की मौत का पूरा बदला लेता है, लेकिन बाद में उसके इस नए चेहरे के पास्ट से भी कुछ घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं जिसका भी सामना उसको करना पड़ता है। तो ये थी फिल्म यबडू की एक बेसिक कहानी, जहां पर एक आदमी के जले हुए चेहरे को दूसरे आदमी के चेहरे से प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रिप्लेस किया जाता है। सन 2014 में फिल्म यबडू के रिलीज होने के लगभग 3 साल बाद सन 2017 में बिल्कुल ऐसी ही घटना तेलंगाना में रियल में हुई, जहां पर पहले एक पत्नी ने अपने पति को किया और अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर एसिड डालकर उसका चेहरा जला दिया और बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने मरे हुए पति का चेहरा अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे में लगा दिया, जिससे कि वो आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके और इस बात पर किसी को शक भी ना हो। इस घटना को रियल में अंजाम दिया था तेलंगाना नागर कुर्नूल में रहने वाली एक महिला स्वाति रेड्डी ने। एक्चुअली स्वाति रेड्डी एक वेल ट्रेंड नर्स थी जिसकी शादी सुधाकर रेड्डी से हुई थी, लेकिन सुधाकर रेड्डी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी स्वाति रेड्डी राजेश से प्यार करती है। और उस टाइम पर स्वाति रेड्डी और उसके बॉयफ्रेंड राजेश ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उस टाइम पर इन दोनों ने मिलकर इस बारे में पूरी प्लानिंग की कि किस तरह से इसके पति की जगह पर इसके बॉयफ्रेंड राजेश को रखा जा सके और किसी को भी इस बात को लेकर इन दोनों के ऊपर कोई शक ना हो। इसके लिए स्वाति ने सबसे पहले अपने पति सुधाकर रेड्डी को एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। बाद में पीछे से स्वाति रेड्डी के बॉयफ्रेंड राजेश ने सुधाकर रेड्डी के सिर पर वार कर दिया, जिससे कि सुधाकर की वही मौके पर ही हो गई। बाद में इन दोनों ने सुधाकर की बॉडी को एक कार में रख के बहुत दूर एक जंगल में ले गए और वहां पर एक सुनसान सी जगह पर इस बॉडी को जला दिया। आगे चलकर स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड राजेश के फेस पर पेट्रोल और एसिड डाल के उसको जला दिया, जिससे उसके बॉयफ्रेंड राजेश का फेस बुरी तरह से जल गया। और स्वाति ने सुधाकर रेड्डी के घर वालों को फोन करके बताया कि सुधाकर रेड्डी के ऊपर किसी ने हमला किया है और इस हमले में उनका चेहरा बुरी तरह से जल गया है और उनकी जान चली गई है। एक्चुअली स्वाति रेड्डी और उसके बॉयफ्रेंड राजेश की ये पूरी प्लानिंग थी। एक्चुअली इन दोनों ने इस घटना के पहले ही एक हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर से सब कुछ पता कर लिया था और यहाँ तक स्वाति रेड्डी और राजेश के द्वारा बनाई गई पूरी प्लानिंग सफल हो जाती है और राजेश का जला हुआ फेस अब प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक सुधाकर रेड्डी से ही मिलने लगता है। हालांकि पहले सुधाकर रेड्डी के घर वाले भी स्वाति रेड्डी के द्वारा बताई गई इस झूठी कहानी के ऊपर यकीन करने लगते हैं, लेकिन उस टाइम पर धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जिससे कि सुधाकर रेड्डी के घर वालों को स्वाति रेड्डी के ऊपर शक होने लगता है और सुधाकर रेड्डी के घर वालों का शक उस टाइम पर यकीन में बदल जाता है जिस टाइम पर हॉस्पिटल में राजेश को
एक कटोरी में राजेश को मटन सूप ऑफर होता है, लेकिन राजेश ये बोलकर उसको पीने से मना कर देता है कि वो वेजिटेरियन है, जबकि सुधाकर रेड्डी के घर वालों को ये पता होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन था। इसके बाद सुधाकर रेड्डी के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें स्वाति रेड्डी के ऊपर शक है कि स्वाति रेड्डी ने जरूर उनके बेटे सुधाकर रेड्डी के साथ कुछ गलत किया है। और बाद में पुलिस जब इस पूरे मामले की काफ़ी बारीकी से तहकीकात करती है तब उन्हें सच्चाई का पता चलता है। जब पुलिस राजेश के फिंगरप्रिंट को सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से मैच करती है तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, जिससे कि पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और बाद में स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तब जाकर स्वाति और राजेश इस पूरी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से सन 2014 में फिल्म यबडू देखने के बाद इंस्पायर हुए थे, और इस तरह से फिल्म यबडू से इंस्पायर इस रियल लाइफ घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाता है। सन 2017 में फिल्म यबडू से इंस्पायर हुई ये एकदम सच्ची घटना थी। सन 2013 में आई मोहनलाल स्टारर मलयालम भाषा की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म दृश्यम आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी, जिसका रीमेक बॉलीवुड में आगे चलकर अजय देवगन ने इसके 2 साल बाद सन 2015 में दृश्यम के नाम से ही बनाया था। फिल्म दृश्यम की कहानी आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी, जहां पर फिल्म का नायक अपने परिवार के द्वारा हुए को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है और ऐसी प्लानिंग करता है कि पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाती है। हालांकि फिल्म दृश्यम की कहानी में भी ये दिखाया जाता है कि फिल्म का नायक भी अपने वीडियो पार्लर में बहुत सारी फिल्मों को देखकर ही इंस्पायर होता है, और एक घटना या एक क्राइम से जुड़ी हुई वो कौन कौन सी बारीक से बारीक चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में पुलिस छानबीन करती है। इन सारी चीजों में फिल्म का नायक एकदम माहिर होता है और अपने परिवार को जेल जाने से बचा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म दृश्यम से इंस्पायर्ड होकर रियल लाइफ में भी बहुत सारे क्राइम हुए, लेकिन रियल लाइफ में क्राइम करने वाले ये सारे लोग फिल्म दृश्यम के नायक की तरह एक्सपर्ट नहीं थे और एक एक करके ये सारे लोग पकड़े गए। फिल्म दृश्यम की कहानी से ही इंस्पायर्ड होकर एक घटना गुजरात में हुई, जहां पर सूरज और अनीता एक दूसरे के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में थे। हालांकि अनीता के परिवार वालों को इन दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था और वो इन दोनों की शादी के लिए भी तैयार थे। लेकिन कुछ टाइम बाद सूरज और अनीता काम के सिलसिले में गुजरात के वापी में जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब अनीता के घर वालों ने अनीता से फोन पर बात करनी चाहिए और अनीता को कई बार फोन लगाने के बाद भी अनीता का फोन नहीं उठा। इसके बाद घर वालों ने उस टाइम पर सूरज से भी कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने भी उनका जवाब नहीं दिया। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद अनीता के फोन से एक मैसेज उनके घर वालों के नंबर पर आया कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। हालांकि अनीता के घर वालों को इन दोनों के रिलेशन के बारे में काफी पहले से ही पता था, इस वजह से शादी की ये खबर सुनने के बाद भी ये बहुत ज्यादा शॉक्ड नहीं हुए और अनीता से काफी टाइम तक बात नहीं होने के बावजूद भी इनके परिवार वालों को लग रहा था कि वो सूरज के साथ है और सुरक्षित होगी। इस वजह से उनके घर वालों ने उस टाइम तक पुलिस में भी कंप्लेन नहीं की। हालांकि कुछ समय बाद सूरज को मुंबई में अनीता के भाई ने पकड़ लिया और उसने सूरज से बोला कि उसको अनीता से मिलना है। हालांकि उस टाइम पर सूरज ने यह जवाब दिया कि अनीता वापी गुजरात में ही है, लेकिन उस टाइम पर अनीता के भाई के द्वारा काफी फोर्स करने के बावजूद भी सूरज ने उसको अनीता से मिलवाने से मना कर दिया। और उस टाइम पर सूरज का ये रवैया देखते हुए अनीता के घर वालों को अब शक हुआ और उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेन की। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की काफी बारीकी से तहकीकात की तब जाकर पता चला कि सूरज के ही फ्लैट में एक नई दीवार के अंदर अनीता के शरीर को दफनाया गया है और पुलिस ने वो दीवार तोड़ी और अनीता का शरीर बाहर निकाला। और इस मामले में पुलिस ने सूरज को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की। तब सारी बातें एक एक करके सामने आ गईं और पता चला कि सूरज अनीता से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन अनीता किसी भी कीमत पर सूरज से ही शादी करना चाहती थी। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई और सूरज ने अनीता के सर पर एक जोरदार हमला किया और अनीता की गई। सूरज ने उस टाइम पर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलने के साथ ही साथ ये बात भी पुलिस को बताई कि अपने फ्लैट की एक दीवार के अंदर ही शरीर को दफन करने का आइडिया उसको फिल्म दृश्यम को देखने के बाद ही आया था, क्योंकि उसको लगा कि ये जगह काफी सेफ है और यहाँ पर उसको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सूरज के द्वारा खेला गया ये खेल लंबे समय तक नहीं चल पाया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिल्म दृश्यम से ही इंस्पिरेशन लेकर एक क्राइम दिल्ली में भी हुआ, जहाँ पर एक शख्स ने अपने पड़ोसी के साथ दुश्मनी के चलते अपने पड़ोसी की मां को मार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, लेकिन वो दोबारा से जब बेल पर वापस आया तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक पूरा झूठा प्लान रचा, जिसमें उसने ऐसे बहुत सारे फेक एविडेंस क्रिएट करे जिसमें ये दिखाई दे कि उसके पड़ोसी ने उसके ऊपर हमला किया है और वो उसकी जान लेना चाहते हैं। उस शख्स ने इस प्लान में अपने भाई को भी शामिल किया और एक देसी कट्टे से अपने ऊपर हमला करवाया और इसका पूरा इल्जाम उसने अपने पड़ोसियों के ऊपर लगाया। हालांकि उस शख्स के द्वारा रचा गया ये झूठा खेल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की बारीकी से तहकीकात की तो पुलिस को पता चला कि उसके द्वारा क्रिएट किए गए ये सारे एविडेंस एकदम फेक हैं और बाद में पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया। और बाद में उसने भी इस बात को कबूला कि फिल्म दृश्यम के बाद ही उसको ये आइडिया आया था और उसने ऐसा रियल लाइफ में करने के बारे में सोचा। फिल्म दृश्यम के बाद तो इसमें दिखाए गए इंसिडेंट से मिलते जुलते देश भर से बहुत सारे केस सामने आए,
केरल के तिरुवनंतपुरम में भी एक बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ, जहां पर एक हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी का फ़ोन रेलवे स्टेशन जाकर एक ट्रेन में रख दिया और उसने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और इस पूरे मामले की बारीकी से तहकीकात करने के बाद में पुलिस को पता चला कि उसकी पत्नी के फ़ोन की लोकेशन तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर दिखा रही है, लेकिन उस टाइम पर पुलिस ने कोइंसिडेंटली इसके पति के फ़ोन की भी लोकेशन ट्रैक की और बाद में पुलिस को उसके पति का फ़ोन ट्रेस करने के बाद ये पता चला कि उसके पति के फ़ोन की लोकेशन और उसकी पत्नी के फ़ोन की लोकेशन उसकी पत्नी के अचानक से गायब होने के पहले बिल्कुल एक जगह पर दिखा रही थी। और उस टाइम पर पुलिस का ये शक यकीन में तब बदल गया जब पुलिस ने उस लोकेशन पर जाकर तहकीकात की जिस लोकेशन पर उसके पति का फ़ोन और उसकी पत्नी का फ़ोन आखिरी बार बिल्कुल एक साथ ट्रैक हो रहा था। ये जंगल में एक बिल्कुल सुनसान जगह थी। इस बात से पुलिस को उसके पति के ऊपर ही शक हुआ और बाद में बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पति ने अपना गुनाह कबूला और पुलिस को वो एग्जैक्ट जगह दिखाई जहां पर उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। बाद में उस शख्स ने पुलिस के सामने इस बात को भी कबूला कि अपनी पत्नी के मोबाइल फ़ोन को ट्रेन में फेंकने का आइडिया उसको फिल्म दृश्यम के बाद आया था। जैसे कि फिल्म दृश्यम में अभिनेता एक चलते हुए ट्रक में मोबाइल फ़ोन को फेंक देता है, जिससे कि पुलिस ये मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देखकर बार बार कंफ्यूज हो जाए। तो सीरीज का भी एक पार्ट और आएगा जहां पर भी हम ऐसे बहुत सारे केस देखेंगे जो कि फिल्म देखने के बाद इंस्पायर हुए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका दूसरा एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि लोग फिल्म देखने के बाद किस हद तक उससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।